अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 80। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मेरी बात समझने की कोशिश करो सवेरा। जो कुछ हुआ मजबूरी में हुआ। मजबूरी में कुछ कर जाने का मतलब ये नहीं कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं रही। मैं आज भी तुम्ही से मोहब्बत करता हूँ और मेरा वादा है कि मैं एक दिन ज़रूर तुमसे शादी करूँगा। बिस्तर पर कोहनी के बल बाईं करवट लेटा फैसल गुफ्तगू में इतना मगन था कि इसे कमरे का दरवाज़ा खुलने और सजल के अंदर दाखिल होने का पता ही नहीं चला। कब तक इस तरह बिहेव करती रहोगी? मैं मानता हूँ कि गलती हमारी तरफ से हुई और तुम्हारे घर वालों का हमसे नाराज़ होना बनता है, लेकिन तुम कम अज़ कम मेरा साथ दो यार। तुम भी इस तरह मुझे बातें सुनाती रहोगी, इन हालात में कौन मेरी हिम्मत बंधाएगा? यकीनन दूसरी तरफ से कुछ ताने तिशने दिए गए थे जिनके जवाब में वो नहायत बेबसी से शिकवा कर रहा था। दरवाजे की तरफ पुश्त होने के बाइस वो अभी तक सजल के कमरे में मौजूदगी से आगाह नहीं हो सका था और सजल जो इसके लिए शकील का पैगाम लेकर आई थी तजब्जुब में खड़ी इसे पुकार कर पैगाम दे या खामोशी से वापस पलट जाए। मैंने शकील भाई से बात की थी, इनका कहना था कि इसने बोलते बोलते करवट बदले सजल को खड़ा देखकर चौंक गया। मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ, उजलत में कहकर इसने सिलसिला मुनक़ते कर दिया और मोबाइल बिस्तर पर पटक कर सजल को शर्रबार नज़रों से घूरता हुआ खड़ा हुआ। तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले दरवाज़ा नॉक करते हैं, और अगर कमरा अपना ही हो तो? वो तो फैसल की खुद से बदसलूकी के जवाब में अमूमन खामोशी रहती थी, जताए बगैर ना रह सकी। अपना कमरा? वो इस्तेहज़ाइया हंसा। ज़्यादा खुशफहमी में ना रहो, कुछ मालूम नहीं कि कब तुम्हें इस कमरे से निकाल दिया जाए। जब तक ऐसा नहीं हो जाता मैं यहाँ रहने और इस कमरे को अपना कमरा कहने पर मजबूर हूँ। सपाट से लेजे में कहते से फैसल को बावर करवा दिया कि इसके लिए भी ये शादी कोई खुशी का सौदा नहीं था। आलम शाह के हवाले से कोई अच्छी खबर न मिलने के बायस वो पहले ही बहुत रंजूर थी। ऐसे में इसके लिए मुमकिन नहीं था कि वो फैसल से ऐसी गुफ्तगू बर्दाश्त कर पाती। एक ऐसा शख्स जिससे निकाह के मुक़द्दस रिश्ते के नाते इन मुश्किल हालात में इसकी दिलजोई करना चाहिए थी, मुसलसल तज़हीक व तज़लील करता रहे तो बर्दाश्त का जवाब दे जाना बनता भी था। बकवास मत करो, कहीं ऐसा न हो कि मैं चलती हुई ज़ुबान गुद्दी से पकड़ कर खींच लूँ और तुम सारी ज़िंदगी बोलने के लिए तरसते रह जाओ। इसने सजल का बाजू इतनी सख्ती से पकड़कर झिंझोड़ा कि इसके हलक से हल्की सी चीख निकल गई। इसकी तकलीफ़ की परवाह किए बगैर फैसल ने इसे ज़ोर से धक्का दिया और ख़ुद कमरे से बाहर निकल गया। निकलते उसे पलटकर यह भी नहीं देखा था कि इस धक्के के नतीजे में सजल बेड के करीब जाकर गिरी है और गिरते इसकी पेशानी बेड की सख्त पट्टी से जा टकराई है। इस टकराने से इसका सर तो नहीं फटा, लेकिन दिमाग बुरी तरह चकरा गया था और आंखों के आगे रंग बिरंगे दायरे नाचने लगे थे। बीबी! इसी वक्त एक मुलाजमा ने कमरे में झांका और इसे अबतर हालत में नीचे बैठा देखकर अंदर चली आई। सजल का बेटा आज़म इसकी गोद में था। ये क्या हुआ है बीबी? इसने फिक्रमंदी से सजल की पेशानी पर उभर आने वाले मोटे से सुर्ख गोमड़ को देखा। कुछ नहीं, लाओ तुम आज़म को मुझे दे दो। इसने अपना लहजा हमवार रखने की कोशिश करते मुलाजमा की गोद से हाथ पैर मारते बच्चे को लेने के लिए हाथ बढ़ाए। बच्चा माँ को सामने पाकर इसकी गोद में आने के लिए मचल रहा था। शायद आप गिर गई हैं। मुलाजमा ने इसकी जब्त की कोशिश में सुर्खुती आंखों को गौर से देखते हुए अंदाज़ा लगाया। मामूली सी चोट है, तुम इसकी फिक्र छोड़ो और जाकर अपना काम देखो। ऐसा न हो कि तुम्हें काम चोरी के इल्ज़ाम में डांट पड़ जाए। इसने मुलाजमा को समझाया। इस मुलाजमा समेत घरेलू कामकाज में मदद देने के लिए दो मुलाजमें मज़ीद थी, लेकिन मालकान के रवैये को देखकर वो सब इससे दूर दूर रहती थी और इसके किसी भी काम के लिए वो फुर्ती नहीं दिखाती थी जो दीगर अफराद के लिए मुख्तस थी। यह मुलाजमा शाहिदा भी एक आध दिन से इसके साथ अच्छा रवैया रख रही थी और वो नहीं चाहती थी कि शाहिदा को इसकी अच्छाई के बदले झाड़ पड़ जाए। डांट पड़ने की खैर है बीबी, हम गरीब तो झिड़कियाँ खा खा कर पलते हैं, इसलिए इनके आदी हो जाते हैं। लेकिन आपकी हालत देखकर सच बड़ा दुख होता है। सुना है आपके अब्बा बड़े ज़िम्मेदार हैं और आपको बड़े नाजों से पाला है, लेकिन यहाँ आपसे जो सलूक हो रहा है वो पता नहीं कैसे बर्दाश्त करती हैं। मुलाजिमा के लबो लहजे से जाहिर था कि वो कमरे में पेश आने वाले वाक़े से मुकम्मल नहीं तो कुछ ना कुछ वाकिफ़ ज़रूर है। मुमकिन था कि फैसल के बुलंद लबो लहजे में बोलने की आवाज़ें बाहर तक गई हों और बाद में से सजल की जो हालत देखी इसकी बुनियाद पर कुछ अंदाजे कायम कर लिए हों। यहाँ बैठकर फजूल बातें करने से बेहतर है कि बाहर जाओ और अपना काम निपटाओ। मुलाजमीन के अपने निजी मामलात में मुदाखलत इसे पसंद नहीं, इसलिए शाहिदा की हमदर्दी के बावजूद इसे शहना दी और कमरे से बाहर का रास्ता दिखाया। या अल्लाह, मेरे अद्दा साईं और सरमद को खैर से वापस ले आ। वो सलाम रहे तो मैं ये कांटों भरी ज़िंदगी भी बिना शिकायत के गुजार लूँगी। मुलाजमा के जाती इसके ज़बत का बंधन टूट गया और आज़म को गोद में लिटाकर थपकते हुए दिली दिल में दुआएं मांगती आंसू बहाने लगी। सजल, क्या हुआ तुम्हें? ये चोट कैसी लगी? अभी चंद ही मिनट गुजरे थे कि फिर दोस्त इस कमरे में चली आई। कुछ नहीं, फिर दोस्त भाभी बस ज़रा सा पैर स्लिप होने से गिर गई तो ये चोट लग गई। इसने जल्दी जल्दी आंचल से आंसू साफ करते बात बनाने की कोशिश की। चोट लग गई,
اور تم نے کسی کو کچھ بتانے کے بجائے یہاں بیٹھی چپکے چپکے رو رہی ہو، کیا خالی رونے سے تکلیف ٹھیک ہو جائے گی؟ فردوس نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اصل میں اعظم سونے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا پہلے سے سلا دو پھر دیکھتی ہوں، ویسے معمولی سی چوٹ ہے، کوئی بام وغیرہ لگا لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا۔ کوئی معمولی چوٹ نہیں ہے، سر پر لگنے والی چوٹ کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں ابھی تمہارے لیے کوئی میڈیسن بھجواتی ہوں۔ اس گومر پر کچھ دیر برف کی سکائی کرو اور دوا کھا کر آرام کرو، اگر آرام نہ آئے تو مجھے بتا دینا۔ فردوس نے اسے دھیرے سے ڈبٹتے ہوئے ہدایت دی۔ گھر میں موجود خواتین میں سے وہی تھی جس سے اب تک اسے کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کی وجہ سے ایک تو فردوس کا اچھا خاصا وقت گھر سے باہر گزرتا تھا، دوسرے جب وہ گھر میں ہوتی تو اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنی بیٹیوں پر صرف کرے۔ اور ہاں، یہ فیصل کہاں ہے؟ اسے کوئی خیال نہیں کہ اپنی نئی والی دلہن بیوی کا خیال رکھے۔ وہ شاید شکیل بھائی کے پاس گئے ہیں، انہیں کوئی کام تھا ان سے۔ اس نے فردوس سے نظریں چڑھاتے ہوئے جواب دیا، نظر رکھا کرو اس پر، سویرا کے جنون میں مبتلا تھا۔ ابا جی نے تو نو دولتوں کے خاندان میں رشتہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، لیکن اس کی ضد سے مجبور ہو کر حامی بھرنا پڑی۔ وہ تو اچھا ہو کہ کسی بہانے سے ہی اس سے سب کی جان چھوٹی، لیکن تم خیال رکھنا، بہت تیز لڑکی ہے، کہیں دوبارہ فیصل پر جال پھینکنے کی کوشش نہ کرے۔ جی بھابھی۔ فردوس کے مشکوک جواب میں اس کے پاس وقت دو ہی الفاظ تھے، عالم اور سرمد کی رہائی کا کیا ہوا؟ شکیل بھائی نے کوئی اچھی امید دلائی یا نہیں؟ فردوس ایک کے بعد ایک سوال داغ رہی تھی۔ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، شکیل بھائی بھی اپنی جگہ پریشان ہیں، بیچارے اپنے طور پر جتنی بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، اس نے اداسی سے جواب دیا۔ اس بار فردوس نے صرف ایک ہنکارا بھر کر اپنا ردعمل ظاہر کیا۔ اس کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی سوچ میں گم ہے۔ ایک بات پوچھو سجل؟ آخر کار اس نے قدرے تذبذب سے لب کشائی کی۔ جی پوچھیے۔ سجل کو اس کے انداز نے الجھا دیا۔ عالم کا کوئی ایسا جگری دوست ہے جو اس کی خاطر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خطرے میں کود پڑے؟ جی۔ فردوس کا سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ حیران رہ گئی، اور اس سے بھی بڑھ کر حیرت کا مقام یہ تھا کہ اس کے ذہن میں فوراً ہی ایک چہرہ جگمگایا، ایک ایسے بے لوث شخص کا چہرہ جسے ڈاکوؤں کی قید سے آزاد ہونے کا موقع ملنے پر خود اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے بجائے اس اور معظم کو واحد دستیاب موٹر سائیکل پر فرار کروایا تھا اور خود مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اتنی پریشان کیوں ہو؟ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی بہت اچھا اور گہرا دوست ہوتا ہے، عالم کا بھی ہوگا۔ فردوس نے اسے اس کی کیفیت پر ٹوکا۔ مجھے اندازہ نہیں ہے بھابھی، آپ کو معلوم ہے کہ ہم بہنیں پردہ کرتی اس لیے ہمیں ادا صحیح کے دوستوں کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ ہم تو بس سرمد کو جانتے ہیں جو ہر وقت ان پر جان چھڑکنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ سرمد کے علاوہ سچل بھی خاصا وفادار ہے، لیکن وہ دوست تو نہیں ہے۔ اس نے اپنا سر جھٹک ذرا تفصیل سے جواب دے پھر پوچھا، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بعد میں بتاؤں گی، فی الحال تم دوا کھا کر آرام کرو، اگر فرق نہیں پڑا تو میں تمہیں اپنے ساتھ اسپتال لے جاؤں گی۔ پھر دوست نے اس کے سوال کو ٹالا اور خود قدرے اجلت میں وہاں سے چلی آئی۔ پیچھے وہ الجھی الجھی سی بیٹھی رہ گئی۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ ایک کیسے نکل کر دوسری قید میں آ گیا ہے۔ تمام تر سہولیات کی دستیابی کے باوجود کچھ نہ کر سکنے کی اذیت اسے ہر شے سے بیزار کر دیا تھا۔ نہ اسے اپنے گھر والوں کی کوئی خیر خبر مل رہی تھی، نہ وہ سجل کے لیے کچھ کر سکتا تھا، اور نہ ہی عالم شاہ کی رہائی کے لیے کوئی لاہ عمل طے کر پایا تھا۔ کل اس نے مشرا کی مدد سے دوبارہ پاکستان کال کی اور حسب سابق ان بن کر گفتگو کرتا رہا۔ البتہ کل والی کال پر اس کی صبح کے بجے پھوپھو سے بات ہوئی تھی۔ صوبے کے آج کل وارڈ چل رہے تھے، اس لیے وہ بہت مصروف ہو گئی تھی۔ پھوپھو نے اسے صوبے کی طرح کھل کر گفتگو نہیں کی تھی۔ یقیناً بھتیجی کی سہیلی سے اس موضوع پر کھل کر گفتگو کرنے سے احتراز کر رہی تھی، لیکن بہرحال اس سے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ ابو اور علینا لوٹ کر گھر نہیں آئے اور نہ ہی سعد کی کوئی خبر ہے۔ دوسری طرف کالے خان نے سجل کے حالات معلوم کرنے کی جس ملازمت کی خدمات حاصل کی تھی، وہ بھی کچھ اچھی خبریں نہیں لائی تھی۔ ملازمہ کے مطابق شکیل اور ڈاکٹر فردوس کے علاوہ گھر کے افراد سجل سے بات چیت کرنا گوارہ نہیں کرتے تھے۔ مردوں کی تو چلو خیر تھی، وہ اپنے دھندوں میں مصروف رہتے تھے اور انہیں سجل کی طرف سے توجہ دینے کی فرصت نہیں تھی، لیکن خواتین کا سلوک عجیب سا تھا اور اس کے ساتھ ایسے پیش آتی جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ جٹھانیوں کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ملاقات کے لیے آنے والی بیاہی نندوں کا رویہ بھی مناسب نہیں تھا، اور وہ بھی اپنے ہی ان بگڑے ہوئے حالات کے تانے دیتی تھی۔ فیصل جس نے اس سے نکاح کر کے ہر طرف سے داد وصول کی تھی اور ایک بیوہ لڑکی اپنانے پر سب کے نزدیک ہیرو بنا بیٹھا تھا، سب سے زیادہ اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہا تھا۔ اس کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ بڑوں کے دباؤ میں آ کر کی جانے والی شادی پر پچھتا رہا ہے۔ ملازمہ نے اطلاع دی تھی کہ فیصل نے سجل پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا، جس کے نتیجے میں اسے اچھی خاصی چوٹ بھی آئی تھی۔ یہ سب سن کر اسے سخت غصہ آیا اور بس نہیں چل رہا تھا کہ اس ناشکر انسان کی جسے بغیر کسی تگ و دو کے سجل جیسی لڑکی مل گئی تھی، اس ناقدری پر خوب ٹھکائی لگائے، لیکن اس کے پاس یہ سب کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔
सजल के साथ साथ इसे आलम शाह की तरफ से भी शदीद तशवीश थी। वो जिन लोगों की तहवील में था इनसे कोई अच्छी उम्मीद रखना अबस था, लेकिन वो चाहने के बावजूद इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। राधा देवी और काले खान के ताउन के बावजूद वो समझता था कि इस काम में कोई मदद करना इनके बस से बाहर है। दौलत के बल पर वो लोग इसकी जितनी मदद कर रहे थे वो भी ज़्यादा थी। इससे ज़्यादा मुतालबा करना इनके साथ ज़्यादती होती। राधा देवी का बना बनाया करियर तो क्या, ज़िंदगी भी दाव पर लग सकती थी, और वो इस बेचारी को गुरुजी से अकीदत की इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकता था। सारी सूरत हाल के मुतल्लिक सोचते हुए वो एक आह भरकर ज़ेरेला बड़बड़ाया और सोने की मज़ीद कोशिश करने को बेकार जानकर बिस्तर छोड़ दिया। अंदर के घुटन ने अच्छे खासे कुशादा और हर सहूलत से मुज़य्यन कमरे में भी घुटन का एहसास पैदा कर दिया था। इसने कुछ देर ताज़ा हवा में सांस लेने के लिए ख्याल से कमरा छोड़ा और लॉन का रुख किया। खिलाफ मामूल लॉन की लाइटें बंद थी और महज चांद की रोशनी ही थी जिसकी मदद से रास्ता देखा जा सकता था। वो यहाँ महज ताज़ा हवा की ख्वाहिश में आए, इसलिए रोशनी की गैर मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो धीमे कदमों चलता यूं ही घास पर जा लेटा। साधु से बाजू पर बांधने की जो पत्थर दिया था इसके मुतल्लिक इस दावे की तो तस्दीक हो गई थी कि पत्थर की मौजूदगी में कोई कीड़ा मकोड़ा इसके जिस्म पर नहीं बैठता था। इसलिए अंधेरे में घास पर लेटे हुए दिल में यह अंदेशा पैदा नहीं हुआ था कि घास में छुपा कोई कीड़ा नुकसान पहुंचा देगा। अब जाकर सो जाओ, राधा थकी हुई आई हो, इस तरह बैठी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। घास पर लेटे हुए चंद ही सेकंड गुजरते के करीब से गुजर सुनाई देने वाली मर्दाना आवाज़ ने बुरी तरह चुका दिया और वह मुश्किल खुद को उछलने से बाज रख सका। तुम तो ऐसी बात ना कहो, दुनिया के लिए मैं कितनी ही नर्म और नाजुक हीरोइन सही। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कितनी सख्त जान हूँ। अगर मैं ऐसी ना होती तो क्या इन झुग्गियों और बहती नालियों वाली कच्ची बस्ती से उठकर यहाँ पहुँच पाती। तुम्हारी कोशिशों के बाद ये मेरी सख्त जान ही थी जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। वो बिला शक व शुबा राधा ही थी जो इससे कुछ फासले पर मौजूद संगी बेंच पर किसी मर्द के शाने पर सिर टिकाए बैठी थी, और इसे कोई शक नहीं था कि वो मर्द काले खान था, पुख्ता उम्र और गहरी रंगत का मालिक काले खान। वो दिन भूल जाओ, इस बुरे वक्त को बीते लंबा समय गुजर गया। आज का सच ये है कि तुम इस मुल्क की टॉप हीरोइन हो और लाखों दिलों पर राज करती हो। वो हौले हौले इसके बालों में उंगलियां फेरता हुआ राधा को समझा रहा था और माज अपनी जगह साकित लेटा था। पुष्ट पर होने के बाइस वो दोनों से देखने से कासिर थे। यूं भी वो एक दूसरे में ऐसे मगन थे कि इन्हें इर्द गिर्द का ध्यान नहीं था। राधा शायद लेट नाइट आई थी, वरना इसकी मालूमात के मुताबिक तो वो शूटिंग के लिए मुंबई में थी। राज करने की तो तुमने खूब कही। पता है कल ब्रेक में सूरज मेरे पास आया और मुझसे ईश झाड़ने लगा, कह रहा था कि तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ। वो खनखनाते हुए लहजे में काले खां को वक्त के सबसे हिट हीरो के बारे में बता रही थी और इसके प्रपोजल से इसे आगाह कर रही थी। फिर तुमने क्या जवाब दिया? तुम्हें नहीं खबर मेरे जवाब की? इसने काले खान के जवाब पर खफा लहजे में कहते हुए अपना सर एक झटके से इसके शाने पर से उठाया। अच्छा लड़का है, खूबसूरत, जवान और फेमस। तुम इसे यूँ बिना सोचे समझे रिजेक्ट करना नहीं चाहिए था। काले खान का लहजा समझाने वाला था। मुझसे ऐसी बातें ना करो जैसे तुम कोई अनजान शख्स हो जिसे मेरे मन की खबर ही नहीं। राधा के लहजे की खफगी कुछ और भी बढ़ गई। लड़कपन की नासमझी से निकला राधा, और देखो तुम्हारे सामने कितनी रंगीन और रोशन दुनिया बाहें खोले खड़ी है। तुम जानते हो कि संसार का हर रंग और रोशनी मेरे लिए इस घर के आगे बेमायनी है। मैं संसार के किसी भी हिस्से में चली जाऊँ, इस घर में वापस लौटकर आने के लिए बेचैन रहती हूँ। मुंबई से दिल्ली की जितनी फ़्लाइट्स मैं लेती हूँ, शायद कोई और लेता हो, और तुम जानते हो ये सब सिर्फ तुम्हारी खातिर है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं मुंबई शिफ्ट हो जाता हूँ ताकि तुम्हारी इस आए दिन की परेड से जान छूटे। नहीं, मुझे मालूम है कि तुम्हें मुंबई में रहना पसंद नहीं है। तुम यहाँ दिल्ली की फ़िज़ाओं में खुश रहते हो। ये खुशी ज़्यादा आदत का मामला है राधा। तुम जानते हो कि अगर मैं 2-4 दिन पुरानी बस्ती का चक्कर न लगाऊं तो मेरा दम घुटने लगता है। हाँ, ये भी अजीबी बात है कि मैंने एक बार इस बस्ती को छोड़ा तो फिर कभी लौटकर वहाँ नहीं गई, और तुम वहाँ जाए बिना रह नहीं पाते। वो इर्द गिर्द से बेखबर अपनी गुफ्तगू में मगन थे और माज को इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा था कि इनके तल्लुक़ की जड़ें बहुत गहरी हैं। देखने में एक दूसरे से मुतज़ाद नज़र आने वाले वो दो लोग कहीं अंदर जाकर एक ही थे। इस बस्ती के एहसानात मुझ पर, इस टपकती छतों वाली झुग्गियों की बस्ती ने मुझे उस वक्त बना दी थी जब मेरे पास सर छुपाने को जगह नहीं थी। मैंने वहाँ फाके काटे लेकिन बेघरी के अजाब से बच गया। आज इतने बड़े घर में रहकर भी मुझे इस झुग्गी की कच्ची दीवारों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं भूलता। काले खान के लहजे में एक महसूस की जाने वाली उदासी थी। छोड़ो इस टॉपिक पर बात करते हुए तुम हमेशा सेंटिमेंटल हो जाते हो। राधा को इसकी ये अदा नहीं भाई थी। ठीक है, तो फिर दूसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि मुंबई में अपने कोई अच्छा सा घर देखो। इतनी बड़ी रेंट का अपार्टमेंट में रहते हुए अच्छी नहीं लगती। मुझे नहीं देखना कोई घर वर, या घर है ना हमारे पास। मुझे एक दिन लौटकर हमेशा के लिए इस घर में आना है। मुंबई तो वर्क प्लेस है,
वहाँ गुजारने के लायक रहने की जगह है, बस काफ़ी है। वो लाड जताने वाले अंदाज में बोली और अपना हाथ काले खान की गर्दन में हिमाल कर उसके मज़ीद करीब हो गई। बोले, वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। मेरी मानो और मुंबई में एक अच्छा सा घर बना लो, काले खान ने समझाया। मैं मौसी बुआ या नानी दादी बनकर काम करने वाली नहीं हूँ। जब तक हिरवैन आ रही हूँ बस तब तक काम करूँगी। राधा ने इसे अपना इरादा बताया। मैं गारंटी देता हूँ कि अगले 10 साल तक भी तुम हिरवैन कास्ट होती रहोगी। तुम्हारा हुस्न 2-4 बरसों में ढलने वाला नहीं। तुम तो मुझे ऐसे ही बनाते हो। वो शोखी से हंसी। सारी उम्र यही काम किया है। काले खान का लहजा मुस्कुराता हुआ था। माज को इससे ज़्यादा इनकी तन्हाई में मुखल होना मुनासिब नहीं था। वो बहुत एहतियात से उठा और खामोशी से वापस पलट गया। आज इसने जो कुछ सुना था, इसने राधा और काले खान के ताल्लुक की गुत्थी तो पूरी तरह नहीं सुलझाई थी, लेकिन ये गुत्थी अलबत्ता सुलझ गई थी कि इस बड़े सारे मकान में कोई मुस्तकिल मुलाजिम क्यों मौजूद नहीं है। ये मकान अपने अंदर मोहब्बत की एक अजीबोगरीब दास्तान छुपाए हुए था और हर वक्त खबरों की जीनत बनी रहने वाली राधा को अपनी मोहब्बत दुनिया से छुपाए रखना थी। साईं, क्या सोच रहे हैं साईं? सोचने को है ही क्या हमारे पास? इसने मायूसी से सर झटका। मायूस क्यों हो रहे हैं साईं? बाहर वाले हमें कैद में छोड़कर कोई सुकून से तो नहीं बैठे होंगे। उधर शकील साईं और वहाँ पाकिस्तान में बड़े साईं हमारी रहाई के लिए कोशिशों में लगे होंगे। बड़े साईं तो पूरी गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया होगा। इनकी बहुत इज्जत है। इन जैसे शख्स के बेटे को झूठे इल्ज़ामात में गिरफ्तार कर लेने पर कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट खामोश थोड़ी बैठेगी। सरमद इसके अंदर खुश उम्मीदी जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोई रोई में बस जाने वाले दर्द के एहसास के सिवा अब कुछ महसूस नहीं होता था। मुझे नहीं लगता सरमद के कुछ हो सकेगा। मुझे एक एक करके वो सारे पाकिस्तानी याद आ रहे हैं जिन्हें हमारी तरह किसी न किसी झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया और फिर इस झूठ को सच बनाते हुए इन्हें सख्त सजाओं का हकदार करार दिया गया। पिछले किस्सों को छोड़े साईं, आपकी बात इन सबसे अलग है। आप साईं सदाकत शाह के बेटे हैं और साईं के दोस्त इस नाजुक वक्त में इनका पूरा साथ देंगे। मुझे यकीन है कि अगर सीधे तरीके से बात ना बनी तो मामला बहुत ऊपर तक जा सकता है। हमें बस उस वक्त तक अपने अंदर सब्र से काम लेना होगा। सरमद उम्मीद का दामन छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन इसे खबर नहीं थी कि जिस साईं सदाकत शाह के रुतबे पर उतना नाजा था, इनका दुश्मन मौके का फ़ायदा उठाकर मैदान में आ गए थे और उनके बेटे के लिए ऐसे नफरत अंगेज़ बयान दाग रहे थे जो इनके केस को ख़राब से ख़राब तर करते जा रहे थे। मुखालफिन और हाज़रीन की इस फौज में लतीफ़ सोमरू, इरफानुल्लाह और यज़दानी पेश थे। उन्होंने अपने साथ बहुत सौ को हमनवा बना लिया था और अपोजिशन अरकान तो एक तरफ रहे, खुद सदाकत शाह की पार्टी में से इनके खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी। इन्हें बुरा भला कहा जा रहा था। इनके खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया जा रहा था कि इनके बेटे ने दुश्मन मुल्क में ऐसी हरकतें करके मुल्क की बदनामी का सामान किया है। इनके अपनी पार्टी के कई अरकान की तरफ से मुतालबा किया जा रहा था कि इनकी पार्टी रुकनीत ख़त्म की जाए। दिल के मर्ज में मुब्तला सदाकत शाह के लिए एक तरफ अपनी औलाद की ज़िंदगी दाव पर लगी देखना तकलीफ दे था, तो दूसरी तो अपनों के चलाए हुए तीरों से जख्म हो गए थे। तुम्हें याद है सरमद, जब मास गायब हो गया था तो इसके घर वाले भी इसके लिए कैसे तड़पते थे। अपने मुल्क, अपने लोगों के दरमियान होते हुए भी मास के कुछ नहीं किया जा सकता था, और हम तो परदेश में हैं और वो भी बदतरीन दुश्मनों के शिकंजे में हैं। हमारे भला कोई क्या कर सकेगा। वो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा यासित का शिकार था। मास साहिब का कैसा लगता साईं, इनकी तो खबर ही नहीं थी कि वो कहाँ गायब हो गए हैं, लेकिन हमारे बारे में तो सारी दुनिया जानती है ना। सरमद ने इसे समझाने की कोशिश की। कोई अलग मामला नहीं था सरमद, हमारी तरह वो भी साजिश का शिकार बना था। इसके माँ बाप और बहन भाई भी इसके लिए तड़पते थे, लेकिन उस वक्त बाबा साईं को ये बात समझ नहीं आई थी और उन्होंने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके मास के लिए कुछ करने से रोक दिया था। मास के मामले में वो हमेशा दिल में शर्मिंदा रहा था, इसलिए इस मुसीबत के वक्त भी इसका ख्याल शिद्दत से याद आया था। वो बिल्कुल फितरी बात है साईं, सारे माँ बाप अपनी औलाद की सेफ्टी का सोचते हैं और ये सोच दूसरों को भला नहीं होने देती। इस सोच की वजह से जुल्म का सिलसिला दराज होता चला जाता है। इसने कहकर अपना सर झटका और फिर खुद परेशानी से देखते हुए सरमद की तो देख हंस दिया। इतने परेशान ना हो, मेरी ज़हनी हालत ठीक है, लेकिन मैं बेकार खुश उम्मीदियाँ पालने के बजाय हकीकत पसंदी से सोच रहा हूँ। हकीकत पसंद दोनों की बुरी बात तो नहीं है ना? बुरी बात तो नहीं है, लेकिन हम जिन हालात से दो चार हैं इनमें खुश उम्मीदी थोड़ा सा हौसला पैदा कर देती है। दिल में कोई आस हो तो इंसान बुरा वाक़या सोच कर काट देता है कि आने वाले वक्त में हालात बदल जाएंगे। आज इन्हें किसी तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया था, बल्कि ये कहकर एक कमरे में तन्हा छोड़ दिया गया था कि आपस में अच्छी तरह मशवरा करके तय कर लो कि हमारी बात मानकर अपने लिए कुछ आसानियाँ हासिल करना है या यूँ ही तशद्दुद सहते रहने के बाद एक दिन हार कर हमारे आगे हथियार डालने हैं। यानी ऑप्शन कोई नहीं था, माननी हर हाल में इन्हीं की थी। दूसरों से आस लगाने वाला बेअमली का शिकार भी तो हो जाता है। इसे ख्याल नहीं आता कि वो खुद भी तो अपने लिए कुछ कर सकता है। सरमद से इख्तलाफ करते हुए इसके लहजे में मायनी खेजी थी।
سرمد نے اس انداز پر چونک کو اس کی طرف دیکھا۔ اس نے سر ہلا کر اعتراف کیا کہ اس کے اندر سے جو کچھ سمجھا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ کیا آپ یہاں سے فرار ہونے کا سوچ رہے ہیں سائیں؟ وہ عالم شاہ کے قریب کھسک آیا، اس کے کان پر لب رکھ کر اتنی دھیمی آواز میں پوچھا کہ اگر کمرے میں ان کی آواز سننے کے لیے کوئی اعلیٰ نصب بھی ہے تو آواز اس تک نہ پہنچے۔ جواب میں عالم شاہ نے محض سر کو اسبات میں جنبش دینے پر اکتفا کیا۔ کیسے؟ سرمد کے لبوں سے پھر سرگوشی کی۔ جواب میں عالم شاہ اس کے کان میں خسر کرنے لگا۔ سرمد نے اپنی رائے شامل کی۔ وہ پرجوش جوان تھا اور حرکت میں نظر آنے کا سوچ کر ہی اس کے اندر سنسنی دوڑنے لگی تھی۔ روز قطرہ قطرہ کر کے مرنے سے بہتر تک ایک بار میں آر پار کا فیصلہ کر لیا جاتا۔ فیصلہ کر لینے کے بعد ان کو صرف انتظار کرنا تھا۔ سیاد نے انہیں فیصلہ کرنے کا موقع دیا تھا اور انہوں نے سوچ سمجھ کر آزادی کے لیے کوشش کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اب کسی شکاری جانور کی طرح حملے کا موقع ملنے کے انتظار میں دم سادے بیٹھے تھے۔ نظریں مسلسل کمرے کے واحد دروازے پر ٹکی ہوئی تھی اور کان معمولی سے معمولی آہٹ سننے کے لیے کھڑے تھے۔ آہٹ ابرے کفل کھولے جانے کی معمولی سی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھلا تو طے شدہ پروگرام کے تحت پہلے سرمد حرکت میں آیا اور اس نے آنے والے کو چھاپ لیا۔ دوسری شکار پر جھپٹنے کے انتظار میں کھڑے عالم شاہ کو البتہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہاں کوئی دوسرا موجود ہی نہیں تھا۔ حالانکہ صبح جب انہیں یہاں لایا گیا تھا تو 2 مسلح سپاہی ساتھ آئے تھے۔ ناشتے کے نام پر کالی چائے اور 2 پاپوں کی فراہمی کے لیے 2 سپاہیوں کی زحمت دی گئی تھی اور دوپہر کے کھانے کے لیے بدمزہ دلیا بھی 2-10 سپاہیوں کے جلوں میں آیا تھا۔ ناشتے اور کھانے کی فراہمی کی عیاشی بھی آج ہی مہیا کی گئی تھی۔ شاید ان لوگوں کا خیال تھا کہ بھرے پیٹ کے ساتھ وہ زیادہ بہتر طور پر سوچ سکیں گے۔ آواز مت نکلنے دینا سالے کی۔ سرمد کی گرفت میں چلتا سپاہی شور مچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عالم شاہ نے تیزی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ اس کے نیچے گر جانے والی گن اٹھا لی۔ بہت سخت جان ہے خبیث۔ سرمد نے ایک ہاتھ سے سپاہی کا منہ دبا رکھا تھا اور دوسرے سے کی گردن پر دباؤ ڈال رہا تھا، لیکن خود کو چھڑانے کے لیے بھرپور زور لگا رہا تھا، جس کے نتیجے میں سرمد پسینے سے نہا رہا تھا۔ قید میں روا رکھنے والے تشدد اور غذا کی قلت نے ویسے بھی ان لوگوں کو جسمانی طور پر کمزور کر دیا تھا اور وہ پہلے جیسے چاقو چوبند نہیں رہے تھے۔ قصہ ہی ختم کر دیتا اس کا۔ غم و غصے سے بھرے عالم شاہ نے بنا رعایت کیے اس کے سر پر گن کا دستہ دے مارا۔ ضرب شدید تھی، سپاہی کا سر پھٹ گیا اور وہ سرمد کی باہوں میں جھولنے لگا۔ بس ایک ہی گن ملی ہے، باہر جانے کتنے لوگوں سے واسطہ پڑے، یہ گن آپ اپنے پاس رکھیں، میں باہر نکل کر کسی دوسرے سے گن حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، بس آپ مجھ کو کور دیتے رہیے گا۔ زخمی سپاہی کو ایک طرف ڈال کر سرمد سے جواب دیا۔ پہلے ہی مرحلے پر مل جانے والی کامیابی نے اس کا اعتماد بڑھا دیا تھا، اس لیے خلاف توقع ایک ہی گن حاصل کرنے کے باوجود وہ مایوس نہیں تھا۔ اوکے، پھر نکلتے ہیں یہاں سے۔ عالم شاہ نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ 1 منٹ سائیں، میں باہر نکلنے سے پہلے آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ سرمد نے اسے روکا۔ کیسا وعدہ؟ فرض کریں مجھے کوئی ہتھیار نہیں مل پاتا اور میں پھنس جاتا ہوں تو آپ اپنے پاس گن کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے خود کو بچا کر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ آپ میری خاطر خود کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے سرمد؟ اس کی خواہش پر تڑپ ہی گیا۔ آپ کو ایسا کرنا پڑے گا سائیں، ورنہ ہم میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچ سکے گا۔ سرمد اس وقت بھی اپنی بے مثال وفاداری اور جانثاری کا اظہار کر رہا تھا۔ ہم انشاءاللہ ساتھ یہاں سے اکٹھے نکلیں گے۔ عالم شاہ نے بے ساختی سے گلے سے لگا لیا۔ سائیں، جذبات کی شدت کے باعث سرمد اس سے ایک لفظ آگے نہ بول سکا۔ چلو بس اب چلتے ہیں، دیر کرنے سے کہیں دیری نہ ہو جائے۔ عالم شاہ اس کا شانہ تھپکتے اس سے الگ ہوا اور دروازہ تھوڑا سا کھول کر احتیاط سے باہر جھانکا۔ سامنے ایک مختصر برآمدہ تھا جس میں اس وقت کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ راستہ صاف ہے، آ جاؤ، اس نے سرمد کو اشارہ کیا۔ دونوں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتے برآمدے سے گزرنے لگے۔ برآمدہ کی دونوں طرف کی دیواریں سپاٹ تھیں اور وہ اندازہ لگانے سے قاصر تھے کہ دوسری طرف کیا ہے۔ بہرحال برآمدہ خیریت سے پار ہو گیا، لیکن اس کے اختتام پر لوہے کا مضبوط گرل لگی ہوئی تھی جس میں موجود دروازہ لاک تھا۔ میرے پاس چابیاں ہیں، چیک کرتا ہوں، سرمد سرگوشی میں کہہ کر آگے بڑھا اور اپنے پاس موجود چابیوں کے ایک گچھے میں موجود چابیوں کی باری باری آزمانے لگا۔ چابیوں گچھا یقیناً اس نے اندر بے ہوش پڑے سپاہی سے حاصل کیا تھا، لیکن عالم شاہ کو پتہ نہیں چل سکا تھا۔ کھل گیا۔ تیسری چابی پر لاک مخصوص آواز سے کھل گیا تو اس نے چکنے پن سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے عالم شاہ کو پرمسرہ لہجے میں آگاہ کیا، لیکن عالم شاہ خوش ہونے کے بجائے کچھ کھٹک گیا۔ انہیں اطلاع دی گئی تھی کہ وہ را کی قید میں ہے اور را کی بہرحال ایک ساکھ تھی، جبکہ یہاں یہ عالم تھا کہ وہ بنا کسی رکاوٹ کے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ آ جائیں سائیں، سرمد نے گرل کھول کر اسے پکارا، اسے اپنے تمام تر اندیشوں کے باوجود قدم آگے بڑھانا ہی پڑے۔ آگے ایک کشادہ احاطہ جو شام کے لمبے ہوتے سایوں میں نیم تاریک پڑا ہوا تھا۔ احاطے میں کھڑی 2-3 گاڑیوں کی موجودگی سے عمارت میں کچھ لوگوں کی موجودگی کا اندازہ تو ہو رہا تھا، لیکن اب تک کچھ سامنے نہیں آیا تھا اور ایسی خاموشی سے جیسے سب کوئی نشاور شے کھا کر سوئے پڑے ہوں، یہاں تک کہ روشنیاں بھی کھولنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن مین گیٹ پر تو یقیناً کوئی نہ کوئی موجود ہوگا، ہمیں اسے 2-2 ہاتھ کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔
सरमद ने दूर नजर आते बड़े से गेट को देखते उसके कान में सरगोशी की। रोशनी की कमी और फासले की वजह से स्याह रंग का वो गेट ज्यादा नुमाया नहीं था और ना ही वो यहाँ से गेट पर मौजूद हिफाजती इक़दामात का जायजा ले सकते थे। लेकिन ये तय था कि इन्हें यहाँ से निकलने के लिए गेट का ही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि अहाते की दीवारें इतनी ज़्यादा बुलंद थीं कि बगैर किसी सीढ़ी के इनके पार उतरना मुमकिन नहीं था। दीवारों पर खारदार तार की मौजूदगी का भी एहसास हो रहा था। सरमद, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब हम राह की कैद में हैं और इतनी आसानी से? है तो अजीब सा ही, पर अब हमारे आस पास आगे बढ़ने के सिवा कुछ चारा ही क्या है? सरमद ने इसकी अधूरी बात को महूब समझते हुए जवाब दिया और कदम आगे बढ़ाए। आलम शाह को भी इसका साथ देना पड़ा। हैंड्स अप। अब इन्होंने 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि अहाता रोशनी से मुनव्वर हो गया और साथ ही एक बुलंद आवाज़ ने हुक्म दिया। आलम शाह ने फौरन ही आवाज़ की समत देखा। वो एक तन्हा शख्स था जो अचानक ही बाहर निकल कर आ गया था और इन पर पिस्टल ताने हुक्म सादिर कर रहा था। आलम शाह ने बेइख्तियार ही अपनी गन का रुख इस शख्स की तरफ करके गोली चला दी। गोली चलने का धमाका जरूर सुनाई दिया, लेकिन वो शख्स गोली खाकर गिरने की वजह हंसने लगा। फिर जैसे वहाँ हंसी का तूफान आ गया। हंसने वालों में से कुछ इमारत के दरवाजे खोलकर बरामद हुए थे और कुछ वहाँ खड़ी गाड़ियों की आड़ में से। आलम शाह का गन वाला हाथ खुद ब खुद नीचे होकर इसके पहलू में झूलने लगा और गन आवाज़ के साथ नीचे ज़मीन पर जा गिरी। नकली गोलियों वाली इस गन का हाथ में होना या न होना एक बराबर था। इसे खाला जी का घर समझा था क्या? जी जब चाहेगा टहलते हुए यहाँ से निकल जाओगे। गहरी सांवली रंगत वाला वो शख्स जो सबसे पहले इस मंजर में दाखिल हुआ था, इन दोनों को लुत्फ लेने वाले अंदाज में देखते हुए बोला। जवाब में वो दोनों खामोश पड़े रहे। इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि इन्हें जानबूझकर फरार का मौका देकर इनसे खेल रहे थे। मारो सालों को, इतना मारो कि नानी याद आ जाए। वो सारे एकदम इन पर बिल पड़े और मारने के लिए मुक्कु लातों और गनों के दस्तों का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा था। इब्तदा में उन्होंने अपना दिफा करने की कोशिश की, लेकिन मारने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि हर कोशिश रायगा गई और वो दोनों बीच अहाते में ढेर हो गए। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।